मतलब क्या है कि कोई एक इंसान जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, राइट, और वो मिनिस्टर बनाया जा सकता है किसी भी स्टेट के अंदर 6 मंथ्स के लिए। Hello friends, I hope you are fantastic at your place. Today this video I am making for some of the controversial polity questions in the UPSC Civil Services Prelims exam conducted by it on 4th October 2020, just 6 days before of making this video. Many faculties, many institutes have given different opinion about the different options in these questions. These questions are having A, B, C, D options and कहीं ऐसा लगता है कि A सही है, कहीं ऐसा लगता है कि D सही है. इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हैं, सारे लोग अपनी अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो कुल मिला के कुछ ऐसी चीज़ है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है. रिस्क एप्टीट्यूड एक सिविल सर्वेंट की लाइफ का हिस्सा होता है. ऑन दी स्पॉट्स डिसीजंस लेने होते हैं, तो ये सब्जेक्टिविटी को कितनी ऑब्जेक्टिव तरीके से रीड करना है, यही एक नोबल क्रिएटिव इंसान की पहचान है, ज़रूरत है. सो लेट्स सी सम ऑफ दोज क्वेश्चंस जो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. किस चीज़ में कि यदि कट ऑफ आता है और उसके बाद में आप सोचते हैं कि हम मेन एग्ज़ाम देंगे, जो कट ऑफ है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने डिक्लेयर किया है, जो आंसर की है वो भी अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने डिक्लेयर की है, क्योंकि यूपीएससी कभी भी अपना जो आंसर की है वो 1 या 2 दिन बाद डिक्लेयर ना करके 1 साल बाद डिक्लेयर करती है, और तब तक लोग इसी असमंजस में रहते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. द कन्फ्यूजन इज़ वाइडली प्रेवलेंट विच इज़ नॉट गुड. यूपीएससी को की 1 या 2 दिन के बाद में रिलीज़ कर देनी चाहिए, न कि पूरी की पूरी सिलेक्शन एक्सरसाइज के बाद. क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे कैंडिडेट के 118 मार्क्स आते हैं किसी इंस्टीट्यूट की के हिसाब से, और यूपीएससी की ऑफिशियल की के हिसाब से उसके मार्क 94 रह जाते हैं. 98 कट ऑफ है, तो उसके हिसाब से सिलेक्शन उसका हो नहीं पाता. लास्ट अटेम्प्ट हो उस कैंडिडेट का तो कितना मरने वाली स्थिति हो जाती है, आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. So we can start those 4 questions for polity, the controversy with regard to it. To begin with, we can say that there is a question, this is number 1 question, and this question is saying that a person who is eligible to vote can be made a minister in the state for 6 months even if he or she is not a member of the legislature of that state. राइट इसका मतलब क्या है कि कोई एक इंसान जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, राइट, और वो मिनिस्टर बनाया जा सकता है किसी भी स्टेट के अंदर 6 मंथ्स के लिए, जबकि वो ना तो एमएलए है और ना वो एमएलसी है. राइट, दिस इज नंबर 1 स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एक पर्सन को यदि जेल हुई 5 साल की पनिशमेंट मिला उसको और वो जेल से बाहर आ गया, अब उसको इलेक्शन यदि लड़ना है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, डिस्क्वालीफाइड रहेगा. इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चन है वो ये है कि या तो ये दोनों सही हैं या ये दोनों गलत हैं, या इसमें से एक सही है एक गलत है. ये 4 ऑप्शंस सामने हैं. तो अब यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है इसमें जो प्रोबेबिलिटी है सही और गलत होने की वो 50-50 है. कैसे? बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि वोट देने की जो एज होती है वो 18 साल या उससे ज़्यादा होती है, और उसके लिए आर्टिकल 326 के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट के तहत ये एज डिसाइडेड है. कोई भी आदमी रिच है, पुअर है, एजुकेटेड है, इलिटरेट है, वट सबके वोट की वैल्यू जनरल इलेक्शन में एक ही होती है. राइट, तो 18 साल की एज का फैक्टर यहाँ पर आ जाता है. दूसरा, एलिजिबल वो यदि वोटर है तो वो इसलिए भी है कि उसके ऊपर कई सारी चीज़ें और भी लागू होती हैं, जैसे वो मेंटली फिट है एंड अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड नहीं है, एनआरआई नहीं है, ओसीआई जो पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था वो नहीं है, बाहर नहीं रहता, उसके पास सिटीजनशिप है, ही और शी इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो
इन दोनों चीज़ों को नज़र में रखते हुए यदि हम एमएलए और एमएलसी की एज देखें, जो कि 25 एमएलए के लिए और 30 इयर्स एमएलसी के लिए होती है, देन वी कम टू नो द फैक्ट दैट ये दोनों आपस में मिलकर टोटलिटी में तो गलत हो जाते हैं, लेकिन यदि वोटर्स की एलिजिबिलिटी देखें और एज के फैक्टर को एक पल के लिए नेगलेक्ट कर दें तो ये 50% सही है। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आए जहां 50% प्रोबेबल चांसेस हैं सही होने के और 50% चांसेस हैं गलत होने के, तो वहां पर उसको सही मान लिया जाता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से 5 साल तक कोई पर्सन जेल में रहा तो यदि वो बाहर आता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का यदि आप सेक्शन 8 देखें, जिसमें इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया था, राजनारायण उनके जो कॉन्टेस्टेंट थे उनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे इलेक्शन, उन्होंने इस केस को परस्यू किया था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें की गई, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया, वो जो डिसीजन था वो पूरे तरीके से अप्लाई नहीं हुआ, बट टेंशन जरूर रही, चाहे वो इलाहाबाद का हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट तक आते आते। ये मैंने आपको क्लासेस में बहुत बताया भी हुआ है, और आगे यदि आप मुझसे पढ़ेंगे देन आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट व्हाट आर द सिनेरियोज एंड प्रॉब्लम्स द देन लेडी प्राइम मिनिस्टर वेंट थ्रू, राइट। सो सेक्शन 8 के तहत यही है कि यदि किसी भी प्रकार का कन्विक्शन होता है तो मैक्सिमम 6 इयर्स तक के लिए वो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट रहेगा, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हेयर, एंड सम ऑफ द पीपल टोल्ड दैट नीदर 1 or 2 बिकॉज दे टोल्ड दैट 50% पार्ट इज नेगेटिव ऑफ द स्टेटमेंट 1, दैट वे it will be taken as negative, but as a faculty, as a person, it's my opinion to express, and I am going with answer A, and let's see what UPSC give after 1 year. Fine. Coming to the question, second one, which is about the fact that जो preamble है, आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, जो preamble है उसके बारे में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट उसका लीगल इफेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है प्रीएम्बल, बट इट हैज़ ऑल्सो सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सेइंग दैट preamble is part of the constitution but it has no legal effect independently of the other part. Now if you look at the historical background, you find that there was a case called as Berubari case 1960, wherein court held that preamble is not part of the constitution. Actually it is having the background that Berubari area, which is on the border of India and then West Pakistan, which is called as, not West, East Pakistan, which is called as Bangladesh today. So there were some of the homes जहाँ पर किचन जो थी वो बांग्लादेश में होती थी और रूम जो होता था वो इंडिया में होता था। For the administrative conveniency, for the conveniency of the people residing at that border area, कुछ कॉन्क्लेव जो थे उनको एक्सचेंज करना था, सो दैट एक सीधा सीधा बॉर्डर खींचा जा सके और दोनों देश पीसफुल तरीके से एग्जिस्ट कर पाएँ। तो अंडर आर्टिकल 143 नेहरू गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट के रूट के थ्रू कोर्ट में ये क्वेश्चन भिजवाया दैट इंडिया बीइंग अ सॉवरेन कंट्री एज एक्सप्रेस्ड इन प्रीएम्बल कैन डू इट और नॉट। सो इट वाज नैरोली इंटरप्रेटेड दैट the preamble is not part of the constitution because there is no article, no schedule reflected in preamble. It is only conceptual in nature, like introduction of any person or of any book, right? But in 1973 there was a case, Keshavananda Bharati case. In this court held that preamble is part of the constitution, and subsequently it was held that objectives given in preamble are part of the basic structure of the constitution, which cannot be done away with or which cannot be negatively impacted or altered or amended, right? Then there was SR Bomai case, there was LIC case 1996,
it was held that preamble is part of the constitution. But यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हैं वो बड़े कंफ्यूजिंग हैं. कुछ लोगों का कहना ये है दैट प्रेजेंटली इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है. बट आई विल गो विद डी, जो मैंने हरे लेबल में हरे कलर में दिया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि प्रियम्बल का हम लोग हेल्प लेते हैं कोर्ट के हिसाब से. जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो प्रियम्बल को रेफर किया जाता है, और प्रियम्बल जिस तरफ झुकता है उसी को सही मान लिया जाता है. सो प्रियम्बल मे नॉट बी हैविंग इंडिपेंडेंट लीगल इफेक्ट, but when it comes to any provision of the constitution with regard to solving some of the conflict, and a provision is coming in conflict with another provision, then preamble will be helpful. So in that sense it is part of the constitution. It has no legal effect independently of other parts. Yes, it is helpful in solving the conflict between 2 or more provisions of the constitution. So देखते हैं यूपीएससी इसके बारे में आगे क्या कहती है. देन इसके बाद तीसरा जो सवाल है वो ये कहता है कि इंडिया के अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल एड सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन. राइट, ये ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं कि पर्सन की एनुअल इनकम है 1 लाख उससे कम, या फिर ट्रांसजेंडर मतलब LGBT, उनकी 2 लाख से कम है, उन लोगों के लिए ये फ्री लीगल एड मैकेनिज्म अवेलेबल है. तीसरा है ओबीसी के जो मेंबर्स हैं जिनकी आय 3 लाख से कम है, उनके लिए भी ये चीज़ अवेलेबल है. चौथा है सारे के सारे सीनियर सिटीजन्स. नाउ टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू से दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्टिकल 39A, जिसको हम लोगों ने गरीब आदमियों के लिए, जिनके पास वकीलों को फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, कंसल्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं, फ्री लीगल एड मैकेनिज्म के तहत कुछ क्लिनिक्स बनाए गए. ये डॉक्टर साहब के क्लिनिक नहीं है, यहाँ पे कुछ वकील बैठते हैं और उनको सरकार खर्चा देती है और वो गरीब आदमियों को सलाह देते हैं आप इस तरीके से अपने केस में आगे बढ़ सकते हैं. इवन गरीब आदमी के पास में यदि लॉयर नहीं है, लॉयर को देने के लिए पैसे नहीं हैं, देन ऑल्सो some lawyer will be made available as part of rule of law, as part of principle of natural justice. Right now PN भगवती साहब ने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की थी कि ऐसे लीगल एड मैकेनिज्म्स को प्रमोट हो, लोगों को पता चले, जिससे कि न्याय की भावना केवल दिखे ना, उसको महसूस भी किया जा सके और उसका पूरा यूज़ भी हो. PN भगवती साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, 17th CJI ऑफ इंडिया, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैकेनिज्म जो जनहित याचिका बोलते हैं, उसका भी प्रमोशन का श्रेय PN भगवती साहब को जाता है. ही इज़ वन ऑफ द पायनियर चैम्पियन ऑफ दिस PIL प्रमोशन. राइट नाउ इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूल ऑफ एलिमिनेशन. राइट, रूल ऑफ एलिमिनेशन के तहत हम क्या करेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा गलत दिख रहा है उसको हम पहले एलिमिनेट कर देंगे और फिर उस हिसाब से ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर देंगे. यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है वो गलत है, सारे के सारे सीनियर सिटीजन्स शामिल नहीं हो सकते हैं. उस हिसाब से 4th हट गया एंड बी भी हट गया, 3 and 4th. नाउ 2 ऑप्शन बचते हैं 2 and 3 एंड 1 and 2. नाउ उसके हिसाब से यदि हम OBC के लिए जाएँ देन OBC इज़ अ रिजर्व्ड क्लास. Now, if we apply this legal aid mechanism for social and economic, not economic, you can say educational backwardness, then it will be wrong. It is the economic disparity जिसकी वजह से गरीब आदमी परेशान है. तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बेसिकली डायरेक्टली रिजर्वेशन के क्लॉजेस में नहीं आती है, उस हिसाब से ये 3rd भी गलत हो जाएगा एंड 1 and 2 बचते हैं. इट मीन्स A and B or 1 or 2nd sentence of this question are correct. Let's see. Otherwise, interpretation of various faculties are different with regard to this question also. Now, coming to another question and the last question of this video. This question is saying that apart from the fundamental right, which of the following part of the Constitution reflect the principle and provision of the Universal Declaration of Human Right? ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, ये एक मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट है पूरे के पूरे कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं. इसमें एक प्रीएम्बल है और 30 लगभग इसके अंदर में
प्रोविजंस और कहें आर्टिकल्स हैं। तो देखते हैं इसमें ऑप्शंस जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करता है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट का जो डॉक्यूमेंट है उसकी भावनाओं को, उसके प्रिंसिपल्स को। तो हम कह सकते हैं कि यस, प्रिंसिपल जो है प्रीएम्बल के अंदर यदि हम वर्ड्स को देखें तो क्या है, सॉवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट। एंड यदि इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये प्रिंसिपल्स, ये कॉन्सेप्ट इस वाले डॉक्यूमेंट में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। Then second thing is DPSP. DPSP, you know that in part 4 it is available from article 36 to article 51 it is there, and it provides for the ideals for the welfare state, so that पुलिस स्टेट को हम कन्वर्ट करके एक वेलफेयर स्टेट में ला पाएँ, राम राज में ला पाएँ। सो अगेन जो ह्यूमन राइट्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव है, वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में तो जो डॉक्यूमेंट है उसमें रिफ्लेक्ट होता ही है, डीपीएसपी में भी पूरे तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। बट कंट्रोवर्सी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो आर्टिकल 51A के अंदर में है। इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम बाद में लेके आए, जो माँ बाप को, पेरेंट्स को ये बोलता है कि आर्टिकल 21A जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है बच्चों के लिए, उसके बेनिफिट को अवेल करने के लिए आप स्कूल भेजिए, राइट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यदि हम रिलेट करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के डॉक्यूमेंट में, तो इसमें एक 29th आर्टिकल है, 30 आर्टिकल्स में से दी लास्ट बट वन आर्टिकल है जिसके अंदर ड्यूटीज़ की बात की गई है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जैसे भाईचारे की भावनाओं से रहें, आदर करें एक दूसरे का, नेशनल प्रॉपर्टीज़ को जब जब प्रोटेक्शन आप दे सकते हैं तब तब दें, तो ये सारी की सारी चीज़ें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी आती हैं। स्पेशली जो पेरेंट्स के लिए बात है, बच्चों को एजुकेट करें, उन्हें अच्छी वैल्यूज़ दें, तो ये बात ह्यूमन राइट्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती है। मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी डी होना चाहिए, तीनों के तीनों होते हैं, लेकिन अगेन कुछ लोगों का ये मानना है दैट ओनली 1 and 2 यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं इन 4 कंट्रोवर्शियल पॉलिटी के क्वेश्चंस में से यूपीएससी की आंसर की के हिसाब से कितने आंसर सही होते हैं। और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हैं, लेकिन वो मैंने यहाँ पर एक पल के लिए हटा दिया है बिकॉज वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट से ज़्यादा ना हो जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। और मैं पॉलिटी लेता हूँ, राइट, एंड एथिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो बेसिकली आई नीड टू कन्फाइन माई सेल्फ टू दैट डोमेन ओनली। I hope you were clear with my explanations and the interpretation of the questions. यदि कोई भी आपको confusion लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। I will definitely reply for it. And if any suggestion is also there, please do let me know. Next video I will be making for some of the other controversial things with regard to the UPSC prelims and mains. Also I will come out with the strategy to go for and opt for the kind of exam that is to be conducted on January 8th, that is main UPSC Civil Services. So with these words I am completing this video. I hope you will be doing good in the days to come. Bye now. Bye bye.